राजस्थान प्राइम में मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। देखिए, अलवर के खैरतल से खबर है। किशनगढ़ बास कस्बे में नीले ड्रम में शव मिला है। किराए के मकान में रहता था मृतक। करीब 1.5 महीने पहले मकान किराए पर लगाया था। नीले ड्रम से बदबू आने पर राज खुल गया। घर की छत पर नीले ड्रम में मिला है शव। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। यूपी का ये मृतक जो है वो रहने वाला। एक बार आपको पुनः बता दें कि किशनगढ़ बास कस्बे में एक नीले ड्रम में एक शव मिला। हम आपको तस्वीर भी जरूर दिखाएंगे और आप देखिएगा कि कैसे हाईलाइट करके हम दिखाएंगे आपको कि कैसे ये जो आदमी है कि जब ड्रम में जाता है तो इसे एक कपड़ा मिलता है। जब कपड़ा निकालता है बदबू तो आ ही रहा है, उसके बाद ये रोकता है और फिर देखता है, और जब देखता है तो एक बड़ा खुलासा हो जाता है। किराए के मकान में मृतक रहता था। 2 तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। नीले ड्रम से बदबू आने पर बड़ा राज खुल गया है। खैरतल में मेरठ पार्ट 2 हुआ है। मकान किराए पर लिया था और नीले ड्रम से बदबू आने पर राज खुल चुके हैं। घर की छत पर नीले ड्रम में मिला है शव। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। यूपी का मृतक रहने वाला था। तो अलवर के खैरतल से खबर, जहां किशनगढ़ बास कस्बे में नीले ड्रम में शव मिला है। किराए के मकान में रहता था मृतक। करीब 1.5 महीने पहले मकान किराए पर लिया था इसने। नीले ड्रम से बदबू आने पर राज खुला है। घर की छत पर नीले ड्रम में मिला है यह शव। यूपी का रहने वाला था मृतक। पत्नी इसके साथ नहीं है, बच्चे इसके साथ नहीं है। तो आखिर क्या हुआ, अब पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। मुदित गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता है। मुदित, जैसा कि आपसे बात हो रही थी, एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई जो हम अपने व्यूअर्स को, दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। वो तस्वीर दिखा रहे हैं, हाईलाइट करके दिखा रहे हैं कि जब वो आदमी जाता है और पहले रुकता है और फिर जब देखता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। होश उड़ाने वाली खबर ये मुदित जो आई है, पूरे देश, सिर्फ राजस्थान की बात हम नहीं करेंगे, पूरे देश को इसने झकझोर कर रख दिया है। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है, पूरा मसला क्या है मुदित, हमारे दर्शकों को बताइए विस्तार से जरा। जी बिल्कुल, मेरठ की घटना ने जहां पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था, उसके बाद अब ये राजस्थान के अलवर से ये घटना आई है। किशनगढ़ बास क्षेत्र की ये घटना है जहां पर नीले ड्रम से फिर एक शव युवक का बरामद हुआ है और इसकी पत्नी जो कि पिछले 2 दिनों से लापता है, पत्नी सहित 3 बच्चे भी हैं इसके जो इससे लापता है। युवक यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसके जिले की कहीं पुष्टि नहीं हुई है कि इस जिले का रहने वाला है। मकान मालिक जिसके यहाँ पर इसने मकान किराए पर लिया, करीब 1.5 माह पहले इसने मकान किराए पर लिया था और ये यहाँ पर ईंट भट्टे पर काम करने वाला युवक है। इस तरह की पूरी घटना जो है, इसको लेकर के ये चर्चा का विषय बनी। और उसके बाद जब करीब 3 दिनों से जब ये मकान के ऊपरी हिस्से पर रहता था और नीचे नहीं उतरा, तो मकान मालिक को शक हुआ कि क्या कारण है कि ये नीचे नहीं उतर रहे हैं। उसके बाद मकान मालिक ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़े तो उनको एक स्मेल ने इस बात का एहसास कराया कि कुछ स्मेल आ रही है, क्या किस तरह की स्मेल है। जिसके बाद उन्होंने छत पर पूरा मौका मुआयना किया और मौका मुआयना किया तो उन्हें आभास हुआ है कि ड्रम में कुछ ऐसा पदार्थ है जो स्मेल फैला रहा है। जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस का जो पहला जवान जब वहां ड्रम के पास पहुंचा और पूरे उस घटनाक्रम को देखा, उसने जैसे ही ड्रम खोला और ड्रम खोलने के बाद जब पूरे मंजर को देखा गया तो उसके भी होश फाख्ता हो गए और उसने ड्रम को जैसे ही पत्थर हटाया, पत्थर के बाद ढक्कन खोला और ढक्कन के बाद उसको उसमें ड्रम में, नीले ड्रम में शव मिला। शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस के आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरी मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। जांच पड़ताल शुरू होने के साथ ही अब इस युवक के बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। इसकी पत्नी कहाँ है, इसके बच्चे कहाँ हैं, इस बारे में किशनगढ़ थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बिल्कुल मुद्दे आप सही कह रहे हैं कि ये बड़े ज्वलंत सवाल है कि आखिर इनकी पत्नी है तो है कहाँ, बच्चे कहाँ हैं, क्या ये कोई साजिश तो नहीं। मैं जानता हूं कि पुलिस जो है अपना काम कर रही है, हर एक एंगल से कर रही है, लेकिन हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम भी इसे जो है परत बाय परत समझें कि आखिर पत्नी गायब है मुदित, बच्चे गायब हैं। क्या इसे कहीं ना कहीं उससे जोड़ा नहीं जा सकता जो मेरठ कांड हुआ था मुदित, आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को याद होगा, उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है।
जी बिल्कुल, मेरठ कांड को अभी तक लोग भूल नहीं पाए हैं। मेरठ कांड ने बहुत लोगों के होश उड़ा दिए थे और उसके बाद इस घटना ने भी कहीं ना कहीं होश उड़ा दिए हैं। जो राजस्थान की ये घटना है, इसके बाद सबसे बड़ी अहम बात यही है कि ये 1.5 माह पहले यहाँ पर मकान किराए पर लेता है, अपनी पत्नी को साथ लाता है। इसकी 3 बेटियां हैं, जिन बेटियों के साथ ये यहाँ पर रह रहा था। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात कि इसकी पत्नी और 3 बच्ची जो है इसकी, वो यहाँ से लापता है और पिछले 3 दिनों से उनका कोई सुराग नहीं है। मकान मालिक को जब शक हुआ कि पूरा परिवार जो है किसी भी मूवमेंट पे नजर नहीं आ रहा है, ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है, तो उसके बाद मकान मालिक आज ऊपर पहुंचे तो शव में से स्मेल आना शुरू हो चुकी थी। स्मेल आने के बाद उन्होंने सबसे पहले इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस जब वहां पहुंची तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। नीले ड्रम की घटना ने फिर से एक अंजाम दे दिया और अब पुलिस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जांच पड़ताल के साथ ही इस बात का खुलासा होना बाकी है कि अभी इसकी पत्नी कहाँ है, इसके बच्चे कहाँ हैं और इस पूरे मामले में क्या ऐसा घटनाक्रम रहा कि इस व्यक्ति का शव नीले ड्रम से बरामद हुआ है। जी, अब ये एक बात बताइए, ये जब पुलिस को इसके बारे में पता चला मुदित, जब आखिरकार शव देखा गया, उससे पहले हमने अपने दर्शक और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, एक कपड़ा भी बरामद होता है। पहले वो कपड़ा निकाला जाता है, उसके बाद जब वो नीचे झांकता है ये जो मकान मालिक है, तब वो शव दिखता है। तो ये क्या गुत्थी है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी अहम बात जब इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डाली गई तो इसमें एक बहुत बड़ी चीज सामने आई कि एक नीला ड्रम ऊपर छत पर रखा हुआ था। उस ड्रम के अंदर शव को रखा गया। किस तरह से उसका शव जो है वो उसकी हत्या की गई या उसने आत्महत्या की, इस बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ। लेकिन उस ड्रम के ऊपर एक कपड़ा लगा हुआ था, उसके बाद ड्रम का ढक्कन लगा हुआ था और उसके ऊपर एक भारी पत्थर भी रखा हुआ था। इस पत्थर को जब पुलिसकर्मी ने हटाया और उसके बाद जब उसकी परत पे परत खोली गई तो उसके बाद उसको पता चला कि इसमें शव है। क्योंकि मुदित फिर अगर ये बात है तो क्या ऐसा माना जाए मुदित कि शव को क्षत विक्षत करके उसमें डाला गया है? मतलब आप समझिए, कपड़ा है, उसके फिर पत्थर है और फिर शव है। बिल्कुल, अभी तक जो पुलिस की जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की जो जांच है वो हर पहलू पर चल रही है। एफएसएल टीम वहां बुलाई गई, डॉग स्क्वाड की टीम वहां बुलाई गई, सभी पहलुओं पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन अभी तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। करीब दोपहर का ये मामला था, दोपहर में पुलिस के संज्ञान में ये पूरा मामला आया। उसके बाद से अभी तक करीब 8 से 10 घंटे का समय हो चला है, लेकिन अभी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है कि इस पूरे मामले में क्या तथ्य पुलिस को अभी सामने पेश हुए। लेकिन अभी पुलिस इंतजार कर रही है कि इसका परिवार यहाँ पर पहुंचे, इसकी जो पत्नी और बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंचे, जिससे कि इसका खुलासा हो सके। तो क्योंकि मेरठ वाली घटना में भी जिस तरह से 2 से 3 दिन बाद उनको ये बात बताया जा सका है क्या कि इतना बड़ा एक कांड हो गया, इसको कांड ही बोलेंगे? जी बिल्कुल, इतनी बड़ी घटना के बाद भी अभी तक पुलिस उन बच्चों और इसकी पत्नी तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि उनको अभी तक इस बारे में पता ही नहीं है कि इसकी पत्नी और बच्चे हैं कहां। अभी पुलिस इसके परिवारजनों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, वहां तक भी अभी पुलिस शायद नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि परिवार को सूचना देना सबसे बड़ी पुलिस की पहली प्राथमिकता है। इस प्राथमिकता के साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई कर पाएगी, क्योंकि इस डेड बॉडी के बाद इसका पंचनामा होगा, इसका पोस्टमार्टम होना है और पोस्टमार्टम जब ही हो पाएगा जब इसके परिवार के लोग यहाँ पहुंचेंगे और बाकी सारी जो जानकारियां हैं वो पुलिस को जब ही मिल पाएंगी जब इसका पोस्टमार्टम हो पाएगा। और जो ऑफिशियल रिपोर्ट आनी है उस एफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस आगे कई तथ्यों पर पहुंच पाएगी। और सबसे बड़ी बात, इसकी पत्नी से पहले इसके परिवार तक पहुंचना बहुत जरूरी है और पत्नी के मामले में भी अब पुलिस लगातार जांच कर रही है कि पत्नी 3 दिनों से कहां लापता है, जो पिछले जहां पर जब इसने किराए पर लिया था उस समय से इसके साथ रह रही थी। और बच्चे भी अभी तक इसके पता नहीं है, क्योंकि बच्चों का भी अभी तक कोई सुराग नहीं। ईंट भट्टों पर एक काम करने वाला मजदूर है, तो इसके साथ के जितने भी जो पूरा ग्रुप है उन सब से भी अभी पूछताछ की जा रही है। पुलिस की जो टीम है, कई टीम इसमें बनाई गई है, वो टीमें लगातार सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और पहलुओं की जांच में ही कई परतें खुलना बाकी है और उन परतों के खुलने के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। इस पूरे मामले का खुलासा हो गया पाएगा और एनडीटीवी राजस्थान जो है बिल्कुल प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा है। परत बाय परत हम जो है आपको, हमें रिपोर्टर जुड़े हुए हैं और आपको इस खबर के बारे में बताते ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे मुदित महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। जालौर से खबर, उसके बारे में जरा आपको बताऊं। आहोर में मूर्ति व्यापारियों पर लाठी डंडों से हमला हुआ है।
हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। व्यापारियों के बीच विवाद में लाठी डंडे चल गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बरसाए हैं लाठी डंडे। हंगामे में कई मूर्तियां भी क्षतिग्रस्त, आप देख ही सकते हैं खुद कैसे हुई। दोनों पक्षों में भारी नुकसान हुआ है, गाली गलौज हुआ है। तो आहोर में मूर्ति व्यापारियों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया है। हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। व्यापारियों के बीच विवाद में लाठी डंडे चले हैं। दोनों पक्षों में ने एक दूसरे पर जो है लाठी डंडों से हमला किया है और लाठी डंडे बरसाए भी हैं। हंगामे में कई मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई। आइए बात करते हैं पटवारी भर्ती परीक्षा की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पटवारी सीधे भर्ती परीक्षा का आयोजन आज प्रदेश भर में 2 पारियों में हुआ। यानी आप समझिए कि प्रदेश में आज 3705 पदों के लिए पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। अगर बात करें सीकर जिले की, तो सीकर जिले में 19 परीक्षा केंद्रों पर पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से हो गया। सीकर जिले के 19 परीक्षा केंद्रों पर दोनों पारियों में कुल 10,044 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। प्रथम पारी में 5,022 एवं द्वितीय पारी की बात करें तो 5,022 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से प्रथम पारी में 4,257 यानी 4200 से ज्यादा अभ्यर्थी उपस्थित रहे तथा 700 से ज्यादा अभ्यर्थी जो है अनुपस्थित रहे। इसका कुल प्रतिशत अगर परसेंटेज देखिएगा तो 84.7% होता है, यानी 84.7%। वहीं दूसरी पारी में कल 4295 अभ्यर्थी उपस्थित एवं 727 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, जिनका कुल उपस्थिति प्रतिशत परसेंटेज देखिए 85.52% यानी 86% रहा। दोनों पारियों में कल 10,044 अभ्यर्थियों में 8,552 अभ्यर्थी पटवारी भर्ती परीक्षा में यानी समझिए आप उपस्थित रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज जो प्रदेश भर में पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। आज जो है प्रदेश भर में आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा में 3,705 पदों के लिए जो है भर्ती हुई है। भर्ती को लेकर आज जो एग्ज़ाम हुआ है और एग्ज़ाम जो 2 पारियों में आयोजित किया गया। पहली पारी जो है सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और दूसरी पारी 3 बजे से 6 बजे तक आयोजित की गई है। अगर बात करें सीकर जिले की, तो सीकर जिले में 19 परीक्षा केंद्रों पर पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में हुआ है, जिसमें आज की जो उपस्थिति है करीब 85% रही। क्योंकि तो बता दूं आपको, सीकर जिले में करीब 10,044 जो है अभ्यर्थी पंजीकृत थे। उनमें से जो है इनकी उपस्थिति आज जो है दोनों पारियों की मिलाकर 85% रही है। इस समय जो है दूसरी पारी का जो है आयोजन हुआ है और संपूर्ण शांतिपूर्ण जो है आयोजन दोनों पारियों का किया गया। अब आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी है अब परीक्षा देकर परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले हैं। इस समय हम जो है सीकर शहर के जो एसके स्कूल का परीक्षा केंद्र है वहाँ पर हम मौजूद है। यहाँ पर जो अभ्यर्थी पटवारी भर्ती परीक्षा का जो है पेपर दे करके बाहर आए हैं। हम इनसे बात कर भी जानेंगे किस तरह की जो व्यवस्थाएं रही कि आपने पटवारी भर्ती परीक्षा का सेकंड पेपर दिया है। सेकंड पारी में किस तरह का पेपर रहा? पेपर इजी था। किस तरह की व्यवस्था जो स्थानीय प्रशासन की परीक्षा को लेकर? व्यवस्था अच्छी थी, कोई कमी नहीं। अब क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि बार बार जो है पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती है, तो अब क्या उम्मीद करती है इस एग्जाम से? अब उम्मीद तो ये है कि घटनाएं ऐसी न हो बस, और जो पढ़ते हैं ना उनके साथ अच्छा हो, पढ़ने वाले विद्यार्थी। अभ्यर्थियों का भी कहना है कि आज जो पूरे सीकर जिले में शांतिपूर्ण पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में हुआ है और कड़ी सुरक्षा इंतजाम के साथ जो है अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया है। वहीं जो है अब परीक्षा का आयोजन होने के बाद में अभ्यर्थी और परीक्षार्थी और युवा यह चाहते हैं कि यह एग्ज़ाम भी निष्पक्ष रूप से हो, ताकि जो मेहनत करने वाले जो अभ्यर्थी है परीक्षार्थी है उनको जो है इसका लाभ मिल सके और उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ भी मिल पाए। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। जोधपुर में दूसरी पारी की पटवारी परीक्षा समाप्त हो गई है, जिसके बाद रोडवेज बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों का आना शुरू हो गया है। अपने गंतव्य स्थल पर जाने के लिए अभ्यर्थी बसों में चढ़ते नजर आए, दिखाते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन किया गया। इस बार युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।
पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 नागौर में 17 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चप्पालाल जिनगर ने बताया कि प्रथम पारी में 5011 अभ्यर्थियों में से 4424 उपस्थित रहे और 668 अनुपस्थित रहे और द्वितीय पारी में 5112 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। तो खबर है जयपुर से और बड़ी खबर देखिए, भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद गोविंद देव जी मंदिर से आज भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने विशेष पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा को रवाना किया। शोभा यात्रा की शुरुआत गोविंद देव जी मंदिर से हुई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शोभा यात्रा जलेब चौक, बड़ी चौपड़, सांगनेरी गेट, छोटी चौपड़ होते हुए गोपीनाथ जी मंदिर में पहुंचे और वहां पर विसर्जन जो है इसका हो जाएगा। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक चावला। इधर देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है शोभा यात्रा को उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की है, आरती की है और उसके बाद अब उसको जो शोभा यात्रा है जो भगवान श्री कृष्ण है वो अब नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। वो कुछ देर बाद जो है शोभा यात्रा यहाँ से रवाना होगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो लगातार चल रहे हैं। उनके साथ विधायक बाल मुकुंद आचार्य वो अभी उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की है और अब नगर भ्रमण के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है वो कहीं ना कहीं निकलने वाले हैं और उसके बाद अब फिलहाल मुख्यमंत्री ने विशेष पूजा अर्चना की है और उनसे कहीं ना कहीं अभी फिलहाल देखते हैं कि वो मीडिया से बातचीत करते हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की है और ये मुख्यमंत्री का जो काफिला है, मुख्यमंत्री की जो गाड़ी है वो कहीं ना कहीं रवाना होती आप देखेंगे वो दिखाई दे रहे हैं। और सीएम भजनलाल शर्मा ने जो राजस्थान की जो भगवान श्री कृष्ण की जो शोभा यात्रा होती है, विशेष शोभा यात्रा होती है, उसको यहाँ पर जो है इन्होंने विशेष आरती की है और उसके बाद इसको रवाना किया है। सीएम मुख्यमंत्री जो है वो गोविंद जी मंदिर से जो है कहीं ना कहीं रवाना हो चुके हैं और उसके बाद अब नगर भ्रमण, इसके बाद अब जो शोभा यात्रा है जो जयपुर की एक तरह से यूँ कहें कि स्पेशल शोभा यात्रा है वो कहीं ना कहीं अभी आपसे कुछ देर बाद जो है रवाना होगी। और मेरे सहयोगी सुशील आपको लगातार ये गोविंद देव जी की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री ने यहाँ पर पूजा अर्चना की और उसके बाद कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल वो यहाँ से जो है वो रवाना हो चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद जो शोभा यात्रा है वो यहाँ से निकलेगी। गोविंद देव जी शुरुआत होगी, उसके बाद वो जलेब चौक और इसके अलावा छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ और गोपीनाथ जी मंदिर में जो है उसका समापन होने वाला है। इसके अंदर अलग अलग तरह के विग्रह जो है जो आरती है, जो शोभा है वो यहाँ पर रहने वाली है। और विशेष तौर पर आज मान्यता ये है कि आज भगवान श्री कृष्ण जन्म महोत्सव के बाद नगर भ्रमण को निकलते हैं और ये परंपरा जो है वो सालों से चलती आई है। और ये नज़ारा जो है आपको हम दिखा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो भीड़ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर शायद बाल मुकुंद आचार्य हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वो इस शोभा यात्रा के बारे में क्या कहते हैं और फिलहाल आप देखेंगे कि किस तरह बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है लोग आए हुए हैं और लगातार लोग जो है वो कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। आपने दर्शन किए, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल हमने दर्शन किए बहुत अच्छे से। और आप देखेंगे कि ये महिलाएं जो है कान्हा जी, राधा जी बनी हैं। चलिए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी मैडम, कैसा लग रहा है आपको कान्हा जी? आप आज शोभा यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? आज की शोभा यात्रा कृष्ण के लिए है और कृष्ण के भक्तों के लिए। आज स्वयं कृष्ण रथ में बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और वो हम सबके साथ कृष्ण रथ में निकल रहे हैं नगर भ्रमण के लिए। जय जय श्री राधा जी बनिए। आप क्या कहेंगे मैडम? आप क्या कहेंगे, कैसा आपको लग रहा है और क्या आपको सीखने को मिलता है राधा कृष्ण से? बहुत अच्छा लग रहा है और हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलता, मतलब हम लोग भगवान का स्वरूप ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ खड़े हैं, नगर भ्रमण के लिए जा रहे हैं, कृष्ण जी की कृपा है इसलिए बस सब। आप हर बार राधा जी बनते हैं?
हर बार ठाकुर जी का स्वरूप हम धारण करते हैं। रेगुलर लगातार आते हैं मंदिर? मैं वैसे यहाँ पे 4-5 साल से बहुत हूँ और मेरे को पहली बार मौका मिला राधा कृष्ण बनने के लिए, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे मंदिर दर्शन की? मंदिर दर्शन में बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी अच्छी झांकी है, हर साल तक ये जगती है, इससे इम्प्रूवमेंट होता जाता है और जनता में भी और हिंदुओं में भी। हिंदू हमेशा आगे बढ़ता रहे। जय हिंद, राधे राधे। सर क्या कहेंगे? सर हम 2018 से झांकी निकाल रहे हैं, कंटिन्यू बढ़िया निकल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। जन्माष्टमी के मौके पर कोटा में भी विभिन्न आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में कोटा के महावीर नगर इलाके में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें राधा कृष्ण की झांकियां निकाली गई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में घोड़ा पर सवार नवनियुक्त हाथों में झंडे लेकर चल रहे हैं। विभिन्न वाहनों पर तरह तरह की झांकियां सजाई गई। महावीर नगर इलाके में शोभा यात्रा का भव्य स्वागत स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। शोभा यात्रा को लेकर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और जल्द हाजिर।